तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल और क्या क्या बोलते हैं सब कुछ। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 मेजर पेपर का। ठीक है, आप लोग फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सॉल्व करके भी हमने दिखा दिया है इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, पहले एक बार मैं ओवरव्यू आपको करा देता हूँ, देख लिए। अब चलिए हम लोग समझाते हैं। तो रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, इस बार देने वाले एग्ज़ाम 24-28 सेशन में, ये पिछले साल 23-27 सेशन का क्वेश्चन पेपर है। हिस्ट्री मेजर पेपर 1। पेपर का नाम है आइडिया ऑफ भारतवर्ष। क्या नाम है? आइडिया ऑफ भारतवर्ष, यानी कि भारत का परिचय, भारतवर्ष का परिचय। ठीक है, भारतवर्ष का परिचय। पेपर 75 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम आपका। टाइमिंग 3 घंटा मिलता है और पास करने के लिए आपको 30 अंक 30 मार्क्स लाना होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए। क्या आता है? सेक्शन ए, कंपलसरी सेक्शन है ये। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? तो सबसे पहले पूछा गया है भारत देश के 2 नाम का उल्लेख करें। ठीक है, मतलब 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। इसको मैं अभी पूरा आंसर करवाऊँगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर आपका 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। सबसे पहले क्या आया? 1 मार्क्स वाले 1 नंबर या 5 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो ये हो गया ग्रुप ए 15 मार्क्स का। ठीक है, देखिए उसके बाद ग्रुप बी आता है आपका 60 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन में 4 का आंसर करना होता है। ओके, देखिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? ठीक है, जो कि कंपलसरी सेक्शन है, इसमें अनिवार्य सेक्शन। ठीक है, पहला प्रश्न है भारत देश के 2 नामों का उल्लेख करें। ठीक है, मेंशन 2 नेम ऑफ द कंट्री भारत। तो भारत के 2 नाम बताइए। भारत का 2 नहीं, मैं कहता हूँ 4 नाम बताइए। भारत है, हिंदुस्तान है। ठीक, इसके अलावा भारत को आर्यावर्त भी बोलते हैं, आपको मालूम है ना? आर्यावर्त भी बोलते हैं भारत को, आर्यावर्त। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं? भारत हो गया, आर्यावर्त हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान हो गया, इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिया। आई लव माई इंडिया। ठीक है, ये मेरा इंडिया, इंडिया हो गया। 4 नाम। 5वां नाम क्या है? जम्बू द्वीप। क्या नाम है? जम्बू द्वीप। अगर आपने रामायण का वो चौपाया सुना होगा जिसमें लव कुश नहीं गाते हैं, भरत खंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे। ठीक है, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, हम कथा सुनाते राम लखन गुरधाम की न। क्या है, इसी तरह से गाना है ना वो वाला। हाँ, तो उसमें जम्बू द्वीप का नाम आता है, जम्बू द्वीप। ठीक है, भारत को पहले जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, नेम द फर्स्ट योगा। ठीक है, आउट ऑफ क्या बोला गया है? तो चतुर्युग। तो पहले युग, 4 गो युग कौन कौन सा है भाई बताओ। यहाँ पे बहुत बूढ़ा लोग यही सब ज्ञान बांटता है कि बताओ 4 गो युग कौन सा है। तो सबसे पहला है सतयुग। ठीक है, सतयुग की कथा, शिव पार्वती, कैलाश पर्वत, ये सब सतयुग की कथा है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? सतयुग के बाद आता है हमारा त्रेता। क्या आता है? त्रेता। त्रेता में क्या हुआ? रामायण हुआ। त्रेता में रामायण हुआ। सतयुग, त्रेता, उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है द्वापर। क्या आता है? द्वापर युग। ठीक है, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर। इसके बाद क्या आता है? सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है कलयुग। क्या आता है? कलयुग। ठीक है, और यही है हमारा जो चल रहा है, कलयुग। ठीक है, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। आपको अगर नाम पूछे तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं। सी नंबर प्रश्न है, संगम साहित्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से था? तो तमिलनाडु राज्य से था। और अगर बोले संगम साहित्य का संबंध किस भाषा से है, तो ये तमिल भाषा से है। तमिल भाषा में जितने भी पुस्तक, ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं उसको संगम साहित्य कहा जाता है। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा यहाँ पे, विच स्क्रिप्ट हैज़ बीन मेनली यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक मौर्य। अशोक मौर्य के शिलालेखों में मुख्यतः किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो अशोक मौर्य के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। ठीक है,
और इसके अलावा अशोक मौर्य ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग करते थे। ठीक है। अच्छा, भारत का प्रथम राजा कौन है, आपको मालूम है? नहीं मालूम है, चलिए बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम राजा हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले भारत नहीं था, उससे पहले अलग अलग खंडों में बता था। चाणक्य ने आया, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से भारत बनाया। ठीक है, टुकड़ा जो था अलग अलग राज्यों का, उसको भारत बनाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यह पहले राजा बने भारत के। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम राजा हुए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बेटा कौन होता है चंद्रगुप्त का? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। सार मतलब हम लोग बोलते हैं दूरसार, है वो गाली जैसा है ना। तो बिंदुसार से याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। ठीक है, सार एक गाली है, हालांकि गाली नहीं है, इसको हम लोग मजाक के तौर पे लेते हैं। ठीक है, और बिंदुसार का बेटा होता है अशोक, जो ग्रेटर के नाम से जाना जाता है, अशोक। अभी तक भारत में जितने भी राजा हुए सबसे महान है अशोक। इसी कारण भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र रखा गया है। ठीक है, अशोक महान के चिन्ह को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह रखा गया है, क्योंकि अशोक इतने महान राजा था कि उसके टक्कर का अभी तक कोई राजा नहीं हो पाया। प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे स्टॉकहोम घोषणा किस वर्ष संपन्न हुआ था? इन विच ईयर द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन टुक प्लेस? तो 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम घोषणा संपन्न हुआ था। कब? 1972 में। ठीक है, चलिए, तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लिए। हाँ, आपको नोट करना है, यहाँ पे पोथी पढ़ने नहीं आए हैं हम लोग। ठीक है, नोट करते जाना है। चलिए, अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कि वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेटमेंट वसुधैव कुटुंबकम। तो देखिए, वसुधैव कुटुंबकम मतलब समस्त विश्व एक परिवार की तरह है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। यह वाक्यांश मानवता, विश्व बंधुत्व और सार्वभौमिक एकता का प्रतीक है, यानी कि पूरा विश्व हम सब एक हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति में यह विचार सदैव ही रहा है। मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं कि समस्त विश्व एक है, भले दूसरा देश माने या ना माने, सभी मनुष्य एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसका महत्व यह है कि विश्व शांति, सद्भावना और मानवता को बढ़ावा देता है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी पे जितना भी बड़ा विश्व है, समाज का, मनुष्य का या अन्य जीव जंतुओं का, सब एक परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, इतना लेक्चर देता है और घर जाके मीठ भात खाता है। चलिए, मतलब मनुष्य अजीब है, उसको समझ पाना ना असंभव है, असंभव। अगला है इंट्रोड्यूस ब्रीफ एनी टू मेजर टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेद। बोला गया है कि आयुर्वेद के 2 प्रमुख ग्रंथों का संक्षिप्त में परिचय दें। तो देखिए, आयुर्वेद के भारत में सबसे महान जो चिकित्सक हुए उनका नाम था महर्षि चरक, और दूसरे बड़े हैं सुश्रुत संहिता, महर्षि सुश्रुत। अगर आप राजीव दीक्षित के वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम होगा इनके बारे में। महर्षि चरक, ठीक है, चरक ने चरक संहिता लिखा है, और यह चिकित्सा विज्ञान का महान ग्रंथ है जिसमें रोगों के कारण, उपचार, वर्णन किया गया है। इसके ऊपर मैं, इसका किताब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैंने भी ख़रीदा था। ठीक है, चरक संहिता। और ये BHMS के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, जैसे MBBS होता है ना, MBBS होता है। ठीक है, उसी तरह से BHMS होता है आयुर्वेद में। ठीक है, तो आयुर्वेद के स्टूडेंट को चरक संहिता पढ़ाया जाता है। ठीक है, और MBBS में भी कुछ कुछ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सक सर्जरी का प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें शल्य क्रियाओं, औषधियों और शरीर क्रिया विज्ञान का वर्णन मिलता है। अगर आप सुश्रुत संहिता पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पहले जो महर्षि सुश्रुत ने प्रैक्टिकल करने के लिए ना मतलब कंकाल को लाते थे। तो कंकाल कैसे लाते थे मालूम है? कोई व्यक्ति है जो कि मर गया है, ठीक है, मृत लाश को वो लेते थे। ठीक है, मृत लाश को क्या करते थे, ये नदी में गाड़ देते थे। मतलब इधर से भी रस्सी बांध दी, इधर से भी रस्सी बांध दिए, और बहता हुआ पानी में, बहते हुए जो नदी था उसमें गाड़ देते थे। इससे क्या होता था कि जितना भी मांस था इसका सब छिल के बाहर उड़ जाता था, जितना हड्डी बचता था, कंकाल, स्केलेटन, वो बन जाता था। और इसको ये प्रैक्टिकल करके बच्चों को सिखाते थे।
तो इससे ये पता चलता है कि महर्षि सुश्रुत उस जमाने में बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। ठीक है, चलिए स्केलेटन समझे हैं, कंकाल तंत्र। चलिए डॉक्टर से मतलब क्या बताएं, वो भगवान है यार। जिस लाश को देख के आदमी डर जाता है, उस लाश से वो खेलता है, आंखें निकाल लेता है, ठीक है, गुर्दा निकाल लेता है, किडनी निकाल लेता है, आदमी का हार्ट अटैक हो जाएगा देख के, वो सारा कुछ वो करके पार हो जाता है। इसलिए डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है डिस्कस वेरियस नेम्स यूज फॉर आवर कंट्री। तो अपने देश के लिए प्राचीनतम काल में विभिन्न नाम दिया गया था, उन नाम को कौन कौन सा है? तो भारत है, यह नाम सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है, आर्यावर्त, क्योंकि प्राचीन काल में यह आर्यों का निवास था, इसीलिए इसको आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो जम्बूद्वीप इसे प्राचीन ग्रंथों में जम्बू वृक्ष से युक्त भूभाग कहा जाता था। जम्बू नाम का एक पेड़ था और उसी से यह द्वीप पकड़ा हुआ था मजबूती से, इसी कारण इसको जम्बूद्वीप कहा जाता था। ठीक है, अब उतना हिस्ट्री तो हम भी नहीं पढ़े हैं भाई। हिंदुस्तान, यह नाम फारसी और अरबी लेखकों द्वारा दिया गया। बात आता है इंडिया जो है यूनानी ने अंग्रेजों द्वारा सिंधु नदी के नाम से संबोधित किया। जैसे इसको थोड़ा सा समझिए, इंडिया जो है अंग्रेजों की भाषा नहीं है, इंडिया यूनानियों ने दिया। ये था इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं। ठीक है, इंडस रिवर के सामने पहले भारत के आदमी बसते थे और इसको इंडस रिवर के सामने रहने वाले लोगों को इंदुस कहा गया, सॉरी ये मैं इंडू कहा गया। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उसको किसी ने इंडिया बोला तो किसी ने मतलब इंडिया ही बोला गया। इन लोगों को सिंधु नदी को उन लोग अच्छा से उच्चारण नहीं कर पाया, जिस कारण उस लोगों ने क्या कहा इंडू, और यहाँ के लोगों को इंडियन कहा जाने लगा। ठीक है, और ये जो भूमि थे ये भूमि को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और ये जो हिंदू वर्ड है ना, हिंदू वर्ड इसी से आया। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इंदू कहा जाने लगा, इंदू से फिर हिंदू बना, हिंदू से फिर इंडियन बना। ठीक है, मतलब इंग्लिश में इंडस बोला जाता था, इंडिया से फिर इंडस बना। मतलब सिंधु नदी के नाम से ही इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई है और हिंदुस्तान नाम सिंधु नदी के नाम से ही हिंदुस्तान और इंडिया ये दोनों नाम का जुड़ा हुआ है रिलेशन। ठीक है, इतना समझ लीजिए। यह नाम भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं को बताती हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पारस्परिक शिक्षा व्यवस्था का परिचय दें। इंट्रोड्यूस द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित थी। आपको मालूम है कि पहले पेड़ के नीचे पढ़ा जाता था। ठीक है, इसमें विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या था? ज्ञान अर्जन न होकर चरित्र निर्माण था। मतलब कैरेक्टर को भी देना है सही, नैतिकता देनी है, अनुशासन देना है, जीवन देना है। ठीक है, आजकल का व्यक्ति तो कैरेक्टर का नाम ही भूल गया है कि क्या कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। ठीक है, वो गाना आजकल सुनने लगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आप लोग जितना भी लड़की लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब करते हैं ना, और क्या बोलते हैं इसको, रील्स बनाते हैं, बुड़बक नहीं तो छोड़ दो इन लोग, ये सब मत काम कीजिए यार, ख़राब लगता है। ठीक है, मतलब कुछ होगा नहीं इससे। यूट्यूब में पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग रील्स वगैरह के चक्कर में मत रहिए, इंस्टाग्राम और इस सब में अपना लड़का लोग बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और जो लोग ऐसा पसंद करता है जो लड़का, उसको छपरी बोला जाता है। ठीक है, सॉरी अगर बुरा लगता है तो, लेकिन रियलिटी है। इसलिए नैतिकता और आचरण का निर्माण कीजिए अपना। इसमें वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, गणित, खगोल, राजनीति, धर्म, दर्शन, इन सभी की शिक्षा पहले दी जाती थी। यह प्रणाली आत्मनिर्भर, नैतिकता और क्या है, संस्कार युक्त समाज की नींव रखते थे। ठीक है, यहीं आप ये भी जोड़ सकते हैं कि प्राचीन शिक्षा पद्धति नौकरी चाकरी पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज का जो शिक्षा पद्धति है पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब क्या बताएं कि सब जॉब के पीछे भाग रहा है। ठीक है, जॉब ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओके,
चलिए अगला है डिस्क्राइब द एंशियंट बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्राचीन बौद्ध साहित्य का वर्णन करें। तो आपको मालूम है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होते हैं। त्रिपिटक में कौन कौन है? तो विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम्म पिटक है। और ये पिटक, तीनों पिटकों को जो पढ़ लेता है उसको बोलते हैं त्रिपिटकाचार्य। आचार्य का नाम सुने हैं? तो तीनों पिटक का जो पढ़ेगा उसको बोलते हैं त्रिपिटकाचार्य, ठीक है। और तीनों पिटकों को किसने पढ़ा है? राहुल सांस्कृतिक आयन एक लेखक हैं, उन्होंने इन तीनों पिटकों को पढ़ा है। सूत पिटक को भी पढ़ा है, विनय पिटक को भी पढ़ा है और अभिधम्म पिटक को पढ़ा है। इसलिए राहुल सांस्कृतिक आयन को त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है, ठीक है। विनय पिटक, इसमें क्या है कि बौद्ध संघ के अनुशासन और नियम का वर्णन मिलता है, ठीक है। सूत पिटक, इसमें जो है भगवान बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का संग्रह है, ठीक है। और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान की व्याख्या है, ओके। इसके अलावा जातक कथाएं, महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की घटनाएं हैं इसके बारे में बताती हैं जातक कथाओं में, ठीक है। दीपवंश, महावंश जैसे बौद्ध साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां हैं और जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं, ओके। आगे देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पे, प्राचीन भारत में ग्राम की शासन व्यवस्था कैसी थी? प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो देखिए प्राचीन भारत में जो है ग्राम प्रशासन स्थानीय स्वशासन पर आधारित थी, ठीक है। यानी कि ग्राम सभा गांव की सर्वोच्च संस्था थी, जैसे सरपंच है, ठीक है, पंचायत, वो आज से नहीं प्राचीन काल से चलता आ रहा है, ठीक है। पहले पंच परमेश्वर के नाम से जाना जाता था, 5 सदस्य होते थे और उनको जो है पंच परमेश्वर का दर्जा दिया जाता था। ये सब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये गांव का संचालन करते थे, कृषि, कर वसूलना, सिंचाई, समाज, ठीक है, व्यवस्था, न्याय, कुछ भी हो गया, चोरी डकैती, इन सभी का ये सल्यूशन निकालते थे, ठीक है। इसके अलावा सुरक्षा का दायित्व ग्राम सभा के पास था। यह प्रणाली लोकतांत्रिक, सरल और जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल थी। आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि भारत के पारंपरिक कुटीर उद्योग का वर्णन करें। इंग्लिश में डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत के जितने भी कुटीर उद्योग हैं, जैसे हथकरघा उद्योग, इसमें क्या है, सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र का निर्माण किया जाता है। फिर है मिट्टी के बर्तन, इसमें घरेलू उपयोग के बर्तन एवं सजावटी सामग्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धातु उद्योग, इसमें हमारा ताम्र, काय से लोहे की वस्तुएं आती हैं। नेक्स्ट है हमारा हस्तशिल्प, इसमें लकड़ी, ठीक है, हाथी दांत, पत्थर की कलाकृतियाँ, इन सभी को बनाया जाता था। ये उद्योग जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे और भारतीय संस्कृति का कलात्मक प्रकट करते थे। इसके अलावा आप बोल सकते थे कि तेली का काम था, तेल का निर्माण करना, ठीक है। बढ़ई का काम था, अपने लकड़ी संबंधित जितना भी काम जानता था उसको करना, ठीक है। तो कुछ लोग जो थे मतलब पूरी तरह से इसी पे ये कारीगरी का काम करते थे। जैसे लोहार का काम हो गया लोहे के बर्तन बनाना, ठीक है। कुम्हार का काम हो गया मिट्टी के बर्तन बनाना, औजार बनाना, ठीक है। तो ये भी आपको डिस्क्राइब करना है। अंतिम प्रश्न है भारतीय संस्कृति में वृक्ष एवं वनों के महत्व पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट इन इंडियन कल्चर। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि भारत में जो है पेड़ पौधों को शुरू से ही पूजा जाता है, खास करके सनातन धर्म में। अच्छा, हिंदू कोई धर्म नहीं है। कैसे भाई, कैसे धर्म नहीं है हिंदू? तो क्या हम लोग बुड़बक हैं? हाँ, आप लोग बुड़बक हैं, आप लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है। कैसे हिंदू धर्म नहीं है? देखिए ये है सिंधु नदी, ठीक है। हिंदू नाम का संबंध सिंधु नदी से है। कैसे, थोड़ा सा समझिए। ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर कहा जाता है। क्या? इंडस, ठीक है। और इंडस रिवर से बना है इंडिया नाम, समझ गए? इंडिया नाम बना है इंडस रिवर से, इंग्लिश नाम से। और सिंधु नदी जो है, सिंधु, जब यूनानी लोग भारत में आया, ठीक है, जैसे सेल्यूकस का नाम सुने, सेल्यूकस, निकेटर, ये सब, तो ये सिंधु नदी को इंदु कहते थे। क्या बोलते थे? इंदु, इंदु बोलते थे, इंदु। और सिंधु नदी के सामने जो लोग बसे थे, ठीक है, इसको बोलने लगे इन लोग हिंदू। क्या बोलने लगे? हिंदू। तो सिंधु नदी के सामने बसे हुए लोगों को हिंदू कहा जाता था।
हिंदू कोई धर्म नहीं है, बाद में हिंदू को धर्म के नाम पे जाना जाने लगा, ठीक है, क्योंकि पुराना हो गया, ठीक है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, वास्तव में हम लोग का धर्म है सनातन धर्म। हिंदू सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोगों को हिंदू कहा जाता था। समझ गए बात को? हाँ चलिए समझ गए हैं। अब आप लोग नहीं बोलिएगा कि हम हिंदू हैं। नॉट, वी आर नॉट हिंदू, वी आर सनातन। हम लोग सनातन धर्म के हैं, ठीक है। सॉरी, मैं किसी धर्म विशेष के बारे में उल्लेख नहीं करता हूँ। मैं इस्लाम धर्म का भी सम्मान करता हूँ, पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का भी। मैं बाइबल का भी सम्मान करता हूँ, चर्च में भी मैं जाके पढ़ा भी हूँ, ठीक है। चलिए, मैं गया था, कहाँ गया था? तमिलनाडु का चर्च गया था, CMC वेल्लोर में, ठीक है। और मैंने उस दिन मतलब गजीब देखा। मतलब वहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि कोई अगरबत्ती लेके जा रहा है, बस सब कोई गया और वो जो प्रेयर का था एक लिस्ट मिल गया सबको, ठीक है, पढ़ने वाला जितना भी लोग थे, ठीक है। तो खड़ा थे हम लोग चर्च में और उसके बाद सबको एक एक सीट मिल गया पढ़ने के लिए, मुझे भी मिला। और इंग्लिश में लिखा हुआ था। अलग अलग दिन अलग अलग लेक्चर होता था, हिंदी का था, कुछ दिन बंगाली का था, कुछ दिन असम का था, कुछ दिन तमिल से था, ठीक है। तो वहाँ पे उस दिन इंग्लिश का था, तो इंग्लिश में प्रेयर हो रहा था, तो इंग्लिश वाला दिन हम गए थे। नेक्स्ट डे गए थे तो असमी भाषा से हो रहा, तो मैं समझ नहीं पा रहा था, उस दिन घूम के आ गया, ठीक है। हालांकि कोई भी चर्च में जाइए, किसी भी धर्म के लोग, आप चुपचाप जाके बैठ जाइए आप अपना, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलिए, सभी धर्म समान हैं, ठीक है। मैं तो एकेश्वरवाद को मानता हूँ, आप लोग किसको मानते हैं आई डोंट नो। भारतीय संस्कृति में वृक्ष और वनों का विशेष महत्व है। वेदों और पुराणों में पीपल, बरगद, तुलसी आदि को पूजनीय माना जाता है, आपको मालूम है। और इसके जो है बहुत अच्छे गुण भी हैं। तुलसी खांसी में पी जाओ यार, पक्का है, 3 टाइम पियो सुबह शाम करके, ठीक हो जाएगा खांसी आपका, ठीक है। शहद के साथ, मधु के साथ अगर आप तुलसी को 3 टाइम पी जाइएगा तो खांसी ठीक। बरगद को तो पूजा जाता है, पीपल को भी पूजा जाता है, ठीक है। तो इन्हें पूजनीय माना जाता है क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन देने वाले बहुत ज़्यादा हैं और ये जो है हमारे लिए क्या है तो गुणकारी है, इसलिए इन सभी को पूजा जाने लगा, ठीक है। वृक्ष जीवन, वायु, औषधि और भोजन का स्रोत है, ठीक है। इसके अलावा जो नीम का पेड़ होता है, नीम का, इसमें औषधीय गुण क्या होता है कि अगर आपको चेचक हो जाता है, जिसको माँ दर्शना बोलते हैं, छोटी माता या बड़ी माता, उस टाइम पे अगर आप नीम के पत्तों को अपने बेड में लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके चेचक से राहत हो जाएगी। और नीम के पानी से अगर आप नहाते हैं, ठीक है, तो आपका बॉडी भी, स्किन भी अच्छा होता है। तो इसमें औषधीय गुण भी पाया जाता है। प्राचीन शिक्षा और साधन वनों में ही संपन्न होती थी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कुटीर उद्योग के लिए आधार थे। वृक्षों को कल्प वृक्ष का नाम सुने हैं, जिसको जीवनदायी माना जाता है, कल्प वृक्ष, ठीक है। इसका कहानी है पूरा का पूरा कल्प वृक्ष का। इस प्रकार वृक्ष और वन भारतीय संस्कृति केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आधार से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, इसका नोट्स मतलब मेजर पेपर का पूरा नोट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स में यूट्यूब और ऐप दोनों जगह पे अपलोड है। और ये जो PDF है अब मैं आपको ऐप में दे दूंगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐप हर कोई इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट है। और अगर आप 60 रुपया पेमेंट करते हैं ऐप में तो आपको 4 साल के लिए ये ऐप फ्री हो जाएगा। पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का फीस है 60 रुपया, मात्र 60 रुपया, कंप्लीट ग्रेजुएशन 8 सेमेस्टर का, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, मेजर, माइनर, सेक, भैक जितना है सब। समझ गए मेरे दोस्त? तो हर कोई इंस्टॉल कर लीजिएगा। पेमेंट जिसको करना है वो भी, जिसको नहीं करना है वो भी इंस्टॉल करके हर कोई रख लीजिएगा, ठीक है। फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट है, जिसको पेमेंट नहीं करना है फ्री वाला कंटेंट देखिए, फ्री में भी बहुत सारा है। और अगर आप 60 रुपया दे देते हैं तो आप 8 सेमेस्टर के लिए निश्चित हो जाइएगा। ओके, बाय, थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? हु इज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? चलिए देखते हैं किसके पास कितना नॉलेज है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा।